अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। तो पिछली वीडियोस में हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में हमने फॉलिकुलर फेज़ यानी जो ओवेरियन साइकिल्स होते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ओवेरियन साइकिल क्या मतलब था कि आपके पास जो हार्मोनल चेंजेस जो आती थी ओवरीज में, यानी ओवरीज में क्या था, फॉलिकुलर डेवलपमेंट थी और आखिर में क्या था, ओव्यूलेशन थी। और ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास कार्पस ल्यूटम बनता था और जो क्या था, ल्यूटल फेज़ था। ठीक है, वो क्या था कि एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास फॉलिकुलर फेज़ होता है अगर हम ओवेरियन साइकिल को देखें। यानी कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल या हम कहें या रिप्रोडक्टिव साइकिल हमारे पास टू टाइप्स के होंगे। जब द फर्स्ट वन यानी चेंजेस कहाँ कहाँ अकर हो सकती हैं, एक हमारे पास चेंजेस ओवरी में अकर हो सकती हैं। तो जो चेंजेस ओवरी में अकर होंगी तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ओवेरियन साइकिल कहेंगे। और जो चेंजेस हमारे पास यूट्राइन यानी यूट्रस में अकर होंगी तो उनको हम यूट्राइन साइकिल्स कहेंगे। ठीक है, मोस्टली हमारे पास यूट्राइन साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है और ओवेरियन साइकिल को अलग यानी ओवेरियन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ किसकी बात करेंगे, यहाँ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये है कि जो हमारे पास ओवेरियन साइकिल हमने क्या पढ़ा था, ओवेरियन साइकिल में हमने सपोज़ हम ये अगर देखें, ये एक ओवरी है तो ओवेरियन साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, ओवेरियन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल को दोनों को कंट्रोल कौन करता है, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हमारे पास उस हाइपोथैलेमस में क्या चीज़ आएगी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये किस पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ये पैगाम देगा कि वो टू टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करें। ठीक है, वन इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द अदर इज़ ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे नेम से जाहिर है कि वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। और फॉलिकल्स कहाँ है हमारे पास, ओवरीज के अंदर। यहाँ क्या होते हैं, सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल होता है। और हमने फॉलिकुलर डेवलपमेंट या ओवेरियन साइकिल में ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि फॉलिकल जब एक्ट करेगा तो प्राइमोडियल फॉलिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्राफीन फॉलिकल विच इज़ कॉल्ड मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैच्योर फॉलिकल यानी ओव्यूलेट कर देता है अपना एक, और यहाँ पे क्या होता है कि कार्पस ल्यूटम बन जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस फेज़ में कौन सा हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जो फॉलिकुलर फेज़ होगा उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा। और जो ये वाला यानी ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के बाद जितने भी कार्पस ल्यूटम का बनना और कार्पस ल्यूटम से फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीट कराना, ये सब आगे ल्यूटनाइजिंग हार्मोन के काम है। ठीक है, यानी इस फेज़ में क्या है, फॉलिकुलर फेज़ में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहाँ से ल्यूटनाइजिंग यानी ये वाला फेज़ जो ल्यूटनाइजेशन फेज़ है या ल्यूटल फेज़ है, इस फेज़ में हमारे पास ल्यूटल हार्मोन, यानी नेम से ही दोनों जाहिर हैं। अगर हम ओवेरियन साइकिल को देखें तो उसके दो ही फेज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉलिकुलर फेज़ विच इज़ 14 डेज़ होता है, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और जो सेकंड वन होता है हमारे पास ल्यूटनाइजिंग ल्यूटल फेज़, जो कि ऑलवेज़ 14 डेज़ का होता है। ये बात याद रखनी है कि यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ल्यूटल फेज़ है यानी कौन सा फेज़ फिक्स्ड फेज़ है 14 डेज़ का, तो ये वाला है। और अगर हम ये वाला यूट्राइन साइकिल देखते हैं तो इसमें भी फिक्स्ड फेज़ क्या है, 14 डेज़ वाला, इसके कोरिस्पोंडिंग सिक्रीटरी फेज़ है। यानी यहाँ इसके कोरिस्पोंडिंग ये दो फेजेस आ जाते हैं। अगर हम यूट्राइन साइकिल में देखें, एक मेंस्ट्रुएशन फेज़ आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है कि प्रोलिफरेटिव फेज़ आ जाता है। यानी ये दो मिलके 14 बनाते हैं और इधर से ये एक ही 14 बना देता है। और इधर से अगर हम देखें तो ये एक ही ऊपर भी जिस तरह ल्यूटल फेज़ है और उसी के बिल्कुल कोरिस्पोंडिंग 14 डेज़ फिक्स्ड फेज़ जो कि हैं, तो ये क्या है, यहाँ सिक्रीटरी फेज़ है। ठीक है, अब इस यानी ये फेज़ क्या है कि ये वाला अगर हम फॉलिकुलर फेज़ देखें तो ये कम या ज़्यादा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली क्या होता है 28 टू 29 डेज़ का होता है, यानी मोस्टली। बट ये कम से कम 21 डेज़ का भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डेज़ और 40 डेज़ तक भी जा सकता है। यानी 40 से अबव अगर हम देखें तो वो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहेंगे। ठीक है, 40 तक हम नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखना है कि अगर यानी कि ये वाला कम है तो इस यानी अगर मेंस्ट्रुएशन का पूरा जो ड्यूरेशन है वो 28 यानी 28 डेज से कम या ज़्यादा है तो इस पे फ़र्क पड़ेगा। यानी ये वाला कम या ज़्यादा होगा। जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है 28 डेज़ का। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। ड्यूरिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट कर रहा है और हमारे पास क्या आता है, एक हार्मोन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन आया है। और ड्यूरिंग इस फेज़ में हमारे पास क्या आता है, इस फेज़ में बोथ आते हैं, यानी एस्ट्रोजन
प्लस प्रोजेस्टेरॉन बोथ आते हैं, बट एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड मोर प्रोमिनेंटली देन प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड मोर प्रोमिनेंटली देन एस्ट्रोजन, यानी प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द एस्ट्रोजन इन दिस फेज। ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज़ हुए हैं, लेकिन हमने इन हार्मोन का फंक्शंस नहीं पढ़ा था। तो इन हार्मोन का फंक्शंस एक्चुअली, यानी स्पेशली जो प्रोजेस्टेरॉन है, इसका फंक्शन किस में आएगा, यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखने में इनका फंक्शन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोथ क्या हैं, यानी एस्ट्रोजन को मेंटेन रखते हैं। तो हमने यहाँ इन फेजेस में, यानी जो हमने ओवेरियन साइकिल पढ़ा था, उनमें हमने ये तो पढ़ लिया था कि हार्मोन रिलीज़ हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये हार्मोन जाके हाँ किस चीज़ को मेंटेन रखते हैं। तो इन्होंने इनफैक्ट जो प्रेगनेंसी होती है, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है, प्रेगनेंसी के लिए किसको मेंटेन रखना है, यहाँ यूट्रस को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इन हार्मोन की वजह से यानी यूट्रस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चूँकि यूट्राइन साइकिल हैं तो यूट्रस की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, यूट्रस की स्ट्रक्चर ये है कि अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें तो ये इससे जो ऊपर यानी फ्लोपिंग ट्यूब जहाँ पे आके लगती हैं, इससे ऊपर जो डायलेटेड पार्ट है इसको हम फंडस बोलते हैं। ठीक है, इससे नीचे जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड बॉडी। ठीक है, ये बॉडी हम बोलते हैं, ये बॉडी। और ये जो नीचे बॉडी का नैरो पार्ट, बाजू का इसको बॉडी का नैरो पार्ट कहा जाता है और बाजू का सेपरेट पार्ट कहा जाता है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, सर्विक्स की 2 ओपनिंग होती हैं। सर्विक्स इस तरह सी एक मतलब नैरो सी ट्यूब होती है और उसके बाद मतलब वेजाइना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्यूब लाइक है, यहाँ एक ओपनिंग है और यहाँ एक ओपनिंग है, यानी एक ओपनिंग वेजाइना की तरफ है और एक ओपनिंग ऊपर यूट्रस की तरफ है, यानी सर्विक्स कैन बी कॉल्ड एज द कनेक्शन बिटवीन यूट्रस एंड द वेजाइना। ये वाली जो ओपनिंग होगी इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल ओस। ठीक है, और ये वाली जो ओपनिंग होगी इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओस। ठीक है, यहाँ सर्विक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सर्विक्स में म्यूकस प्लग बना होता है। नॉर्मली प्यूबर्टी से पहले भी हमने ये देखना है कि ये म्यूकस प्लग कब थिक होता है और कब थिन होता है, यानी जब थिन होगा तो वो स्पर्म को फैसिलिटेट करेगा कि वो पास हो सके। ठीक है, और जब हमारे पास वो थिक होगा तो वो ये कहेगा कि एक प्लग बनाएगा और ये कहेगा कि स्पर्म पास ना हो सके। ठीक है, हम ये अब देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि कब थिक एंड कब थिन होता है। ठीक है, अब हम अगर इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो हम लेयर्स देख लेते हैं। और इनकी लेयर्स क्या हैं, तो 3 लेयर्स होती हैं। अगर आप ब्लैक देखें तो ब्लैक क्या है, सबसे पहले हमारे पास मायोमीट्रियम है। तो मायोमीट्रियम मोस्टली एडवेंटिशिया या हमारे पास किससे बनी होती है, जो ऊपर यानी जो मेजेंट्री होती है या उसकी जो यानी जो हमारे पास पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। तो ये ब्लैक वन इज कॉल्ड, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, पेरीमीट्रियम। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पेरीमीट्रियम, PM में लिख रहा हूँ पेरीमीट्रियम। उसके बाद अगर हम ग्रीन अगर आप देखें तो ग्रीन में क्या होता है, मस्कुलर लेयर है और दिस इज़ कॉल्ड यानी मायोमीट्रियम। तो मायोमीट्रियम मस्कुलर लेयर 2 लेयर्स होती हैं हमारे पास, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, मायोमीट्रियम किस में हेल्प करती है, ये याद रखें, ये डिलीवरी में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, यानी रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसमें हेल्प कर रही होती है डिलीवरी के वक्त। और अगर हम उससे नीचे देखें तो ये जो आपको सारी नज़र आ रही है, दिस वन ब्लू प्लस ग्रीन, दिस इज़ कॉल्ड इंडोमीट्रियम। और यहाँ इंडोमीट्रियम, और यहाँ जो मेंस्ट्रुअल के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडोमीट्रियम। ठीक है, इंडोमीट्रियम की आपको 2 लेयर नज़र आ रही हैं। वन इज़ ये आपको ये जो बेजल लेयर नज़र आ रही है ब्लू। ठीक है, ब्लू क्या है, बेजल लेयर है। और उसके बाद ये जो ग्रीन है जिसमें आपके पास स्पाइरल एंड कोइल्ड ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये क्या है, ये यानी 65% यानी 70% तक होती है फंक्शनल। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। कौन सी हैं हमारे पास, इंडोमीट्रियम की 2 लेयर्स हैं। वन इज़ कॉल्ड स्ट्रेटम बेज़ेल इज़ फिक्स्ड। ठीक है, ये याद रखना है कि शेड आउट नहीं होती ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रेटम दूसरी वाली क्या कहते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस क्या है, शेड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब हमने याद रखना है कि बेजल ने तो फिक्स्ड होना है, जो शेड आउट होनी है तो इस चीज़ में होनी है। ठीक है, एक चीज़ और ये याद रख लें कि जो हमारे पास स्ट्रेटम बेज़ल होती है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, और इसमें जो ब्लड वेसल्स होंगी वो स्ट्रेट नहीं होंगी, दीज आर कॉइल्ड, प्लस हमारे पास स्पाइरल होती हैं। ठीक है, यानी स्पाइरल होती हैं या कॉइल्ड होती हैं।
तो एक चीज़ ये, अच्छा ये ब्लड वेसल्स किसकी यानी ब्रांचेस हैं, तो ये यूट्राइन आर्टरीज की ब्रांचेस हैं। ये जो आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं यूट्रस के अंदर, यूट्राइन आर्टरी, और यूट्राइन आर्टरी खुद किसकी ब्रांच है, इंटरनल आइलियक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लें। उसके बाद अब हम आते हैं प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ आते हैं। तो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसकी तरफ गौर नहीं करना, इसकी तरफ गौर करना है कि यानी क्या 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 हैपनिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे पहला फेज़ है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बुक में यानी फेजेस डिफरेंट लिखे होते हैं। पहले प्रोलिफरेटिव फेज़ लिखा होता है, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ के बाद सेक्रेटरी फेज़, और सेक्रेटरी फेज़ के बाद मेंस्ट्रुएशन लिखा होता है। लेकिन चूँकि गाइडन में भी इस तरह है, और यानी इस तरह थोड़ा अच्छा समझ आ जाता है कि पहले मेंस्ट्रुएशन होती है, फिर प्रोलिफरेशन होती है, और फिर यानी कि सेक्रेटरी फेज़ है। तो मैं इस तरह समझा रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने मेंस्ट्रुएशन करवानी है, यानी शेड आउट करवाना है, फिर उसकी प्रोलिफरेशन करवानी है, उसी यानी ये जो फंक्शनल हुई थी प्रोलिफरेशन, और फिर उसकी सेक्रेशन यानी ऊपर से और स्वेलिंग और प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है। तो मेंस्ट्रुएशन याद रखना है तब होती है, सबसे पहले क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन होती ही तब है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, यानी जो एग आया है, जो ओवम था, ठीक है, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो तब मेंस्ट्रुएशन वाला फेज़ नहीं होता, तब आगे से प्रेगनेंसी वाला फेज़ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन हम कब स्टार्ट करेंगे कि नो फर्टिलाइजेशन, जब हमारे पास नो फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो जो इम्प्लांटेशन के दौरान जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट क्या रिलीज़ करते हैं, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ठीक है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन CGH रिलीज़ करते हैं। और इसका क्या काम होता है कि ये आपके पास जो कार्पस ल्यूटियम, हमने कहा था ओवुलेशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम बना है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है, ठीक है, इसने उसको मेंटेन रखना होता है। अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो CGH नहीं रिलीज़ होता और कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। जब हमारे पास कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम नहीं रहा तो यानी नो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन का यानी कि क्या पाथवे है, यानी मेंस्ट्रुएशन क्यों अगर होती है और मेंस्ट्रुएशन का क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ क्या काम था कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन दरअसल क्या कर रहा था कि यहाँ जो इंडोमेट्रियम की जो हमारे पास ये जो फंक्शनलिस है और ये जो है इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी प्रॉपर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मेंटेन कर रहा था, ठीक है। जब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहा तो बाकी भी प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन थे कि यहाँ सिक्रीशंस कर रहा था यहाँ पर सब कुछ, लेकिन जो मेन काम है जो हमने इस्कीमिया करवाना है और इस्कीमिया के बाद मेंस्ट्रुएशन होनी है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो नो प्रोजेस्टेरॉन तो नो कंट्रोल ओवर द ब्लड वेसल, ठीक है, कंट्रोल ब्लड वेसल्स पर नहीं रहेगा। जब हमारे पास ब्लड वेसल्स पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये हमारे पास क्या होगा कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी, यानी ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ऊपर होगी। यानी अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो क्या होगा, स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर रिलैक्सेशन होगी तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, यानी स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि चूँकि ये ब्लड वेसल्स आगे हमारे पास किस को लेके जा रही हैं, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है ना, फंक्शनलिस को। तो जब हमारे पास स्पास्टिक होगी तो हमारे पास इसको ब्लड वेसल्स यानी नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगी। न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगी तो दिस विल बी फॉलोड बाय नेक्रोसिस, ठीक है, यानी इस्कीमिया हुआ और इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पर इन ब्लड वेसल्स की यहाँ से रप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ब्लीड, यानी ब्लड यहाँ पर रसना स्टार्ट हो गया है और आगे इसकी यानी क्या हो गया, इसकी क्या हो गया है कि नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जब नेक्रोसिस यहाँ ब्लड है तो यहाँ पर भी यानी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो ये यहाँ से पूरी की पूरी लेयर स्लाफ्ट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास पूरी की पूरी लेयर विद ब्लीडिंग यानी ब्लड के साथ तो निकलेगी, यानी कि क्या होगा, यानी अबाउट 3 to 5 डेज़ की हमारे पास ब्लीडिंग होती है और जिसको हम मेंसेस कहते हैं यानी कि मंथली ब्लीडिंग। तो ये वाली चीज़ है, यानी इंडोमेट्रियम का ये पूरा फंक्शनलिस जो है ये रप्चर होता है और ये ब्लीड करता है आहिस्ता आहिस्ता और सारे का सारा रहता क्या है, सिर्फ बज़ैर रहता है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ आया है तो इसके लिए क्या रहा है, ये सारा क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है।
ये अब मेंस्ट्रुएशन के बाद हमारे पास यूट्रस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसकी एंडोमेट्रियम में कोई फंक्शनलिटी नहीं होती, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ये चीज़ रह गई है जिसमें हमारे पास बेज़ेल है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ है, जो हमने मेंस्ट्रुएशन कर दिया है। जो नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट फेज़ है प्रोलिफरेटिव फेज़, ठीक है। प्रोलिफरेटिव, इसको हम दूसरा नाम क्या है, इसको हम ईस्ट्रोजेनिक फेज़ भी कहते हैं, ईस्ट्रोजेनिक फेज़, ठीक है। ये क्या है कि दूसरी तरफ से यानी ये अगर फॉलिकुलर फेज़ जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। तो वो एस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू आके यहाँ पर चेंजेस कर रहा होता है, यानी इसको प्रिपेयर कर रहा होता है दोबारा से, ठीक है। यानी ये याद रखना है कि जो चीज़ जो नॉर्मली शेड आउट हुई थी, जो शेड आउट हुई थी तो उसको दोबारा अब हमने यानी कि डेवलप करना है, ठीक है। तो दोबारा डेवलप करने के लिए, अच्छा इसका ड्यूरेशन कितना हुआ, 9 डेज़ हुआ। इसको दोबारा डेवलप करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि ये बेजल सेल को ही एक्चुअली स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन, और बेजल सेल ही यानी कि माइटोटिक वीन के थ्रू यहाँ स्ट्रोमा डेवलपमेंट और सेल की डेवलपमेंट होती है, और वो वाली लेयर यानी दोबारा वापस आएगी, लेकिन एज सच वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होगी जितनी कि प्रेगनेंसी के लिए थिक होनी चाहिए, यानी जितनी नॉर्मल होती है वहाँ तक हमारे पास एस्ट्रोजेनिक फेज़ में हो जाती है, ठीक है। क्या होगा कि यानी प्रोलिफरेटिव फेज़ है तो प्रोलिफरेशन हुई सेल की, और प्रोलिफरेशन की वजह से थिकनेस इन्हांस हो गई, ठीक है। इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, एंजियोजेनेसिस, ठीक है। एंजियोजेनेसिस भी साथ साथ हो रही होती है। एंजियोजेनेसिस का क्या मतलब है कि यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स भी रप्चर होकर गई थी यानी स्पाइरल ब्लड वेसल्स, वो अब दोबारा आ गई, ठीक है। ब्लड वेसल्स दोबारा आ गई हमारे पास, एंजियोजेनेसिस। तो एंजियोजेनेसिस के साथ और हमारे पास क्या हो रहा है, ग्लैंडुलर डेवलपमेंट। तो हमारे पास ग्लैंड, जो इसमें ग्लैंड भी होते हैं, ग्लैंड्स की यानी डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, ग्लैंडुलर डेवलपमेंट होगी। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इसमें हो रहा होता है कि ये समझना है कि ये चूँकि ये वाला फेज़ है ना, ये वाला ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं। ये क्या है कि ओव्यूलेशन से थोड़ा सा पहले होता है, यानी इसके बाद ओव्यूलेशन होनी होती है ना। तो ओव्यूलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ओव्यूलेशन तो हो के यानी एग हमारे पास फ्लोपिंग ट्यूब में आएगा, तो उस वक्त हम ये चाहेंगे कि इधर से स्पर्म भी आए, ठीक है। तो स्पर्म की एंट्री के लिए यहाँ जो हमने पढ़ा था कि ये जो सर्विक्स है यानी सर्विकल म्यूकस क्या होता है कि नॉर्मली थिक वो होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से थिक वो होता है। तो ये क्या करेगा कि सर्विकल म्यूकस को थिन करेगा ताकि स्पर्म की एंट्री के लिए यानी रास्ता प्रोवाइड करेगा। तो क्या करेगा, थिनिंग ऑफ द सर्विकल म्यूकस। ये याद रखें कि एस्ट्रोजन का एक फंक्शन ये भी है कि थिनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस, ठीक है। यानी कि सर्विकल म्यूकस थिन हुआ तो इस सारे फेज़ का एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि जो नॉर्मली हमारे पास लेयर होती है उसको दोबारा वापस आ जाना, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो लेयर आएगी तो वो मज़ीद थिकनेस ग्रो आएगी और उसके मज़ीद इवेंट्स होंगे, तो वो क्या होगा, वो प्रेगनेंसी के लिए एक्चुअली तैयार करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज़ हमारे पास क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज़ के बाद नेक्स्ट फेज़ हमारे पास दिस इज़ थर्ड फेज़, सेक्रेटरी फेज़, ठीक है। सेक्रेटरी फेज़ हमारे पास किसके कोरिस्पोंडिंग है, ल्यूटल फेज़ के कोरिस्पोंडिंग है। अगर हम ओवेरियन साइकिल में देखें तो उधर से ल्यूटल फेज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो ल्यूटल फेज़ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, लेकिन मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट्स यूट्रस पर प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन, तो इसकी वजह से इसको प्रोजेस्टेरिनिक फेज़ भी कहते हैं, यानी गाइटन में इसको प्रोजेस्टेरिनिक फेज़ भी कहा गया है, ठीक है। तो अब इसका क्या क्या फंक्शंस होने होते हैं, तो अच्छा ये फेज़ याद रखना है कि ये 14 डेज़ का फेज़ होता है और ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें वो क्या होगा कि चूँकि ये हमारे पास ओव्यूलेशन के बाद का फेज़ है, ओव्यूलेशन हो गई है और ये चाहेगा कि चूँकि ओव्यूलेशन के वक्त स्पर्म आ गया है तो अब और स्पर्म ना हो, क्योंकि इसने तो प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है ना। तो ये चाहेगा कि कोई भी चीज़ इसको आके यानी प्रेगनेंसी को यानी क्या ना करे, डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो इसने क्या करना होता है, थिकनिंग ऑफ द सर्विकल म्यूकस, ठीक है। यानी ये ऐसा म्यूकस यहाँ से क्रिएट करेगा कि यहाँ से थिक हो, ठीक है, यानी जो स्पर्म हो यहाँ से पास ना हो सके, ठीक है। थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस। इसके बाद ये बाकी क्या करेगा, ऑब्वियसली ग्लैंडुलर
की सेक्रेटरी नेचर को इन्हांस करेगा, ठीक है। उसने क्या किया था, ग्लैंड्स को डेवलप किया था, तो ये भी हमारे पास ग्लैंडुलर की सेक्रेटरी नेचर को इन्हांस करेगा और ग्लैंड से ये कहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशंस करे, ठीक है। उस सिक्रीशंस का क्या काम होता है, चूँकि ओव्यूलेशन हो गई है और ओव्यूलेशन यहाँ पर चूँकि आ गया है, इसी फेज़ में यानी आ जाता है, इम्प्लांटेशन हो रही होती है और जो रेपिडली डेवलपिंग ओवम होता है यानी वो सेल्स होते हैं रेपिडली डेवलपिंग, उनको जो न्यूट्रिशन ज़रूरत होती है वो इसी फेज़ में प्रोवाइड होती है, ठीक है। यानी न्यूट्रिटिव फेज़ भी इसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके सेल्स में जो हमारे पास लिपिड्स होता है, जो ग्लाइकोजन्स होते हैं प्लस लिपिड्स होते हैं, इनकी डिपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है ताकि हमारे पास फूड स्टोरेज हो, ठीक है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फूड रिलीज़ होती है और उसको यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो एंजियोजेनेसिस है, यानी इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है, इसमें प्रोलिफरेशन होती है, सब कुछ होता है, थिकनेस थोड़ी बढ़ेगी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी, ठीक है, प्रोलिफरेशन की वजह से। ब्लड वेसल्स और ज़्यादा डीप की तरफ जाएंगी यानी न्यूट्रिशन करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल रिज़ल्ट क्या होगा कि इसको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है, एंजियोजेनेसिस। तो बाकी ये था कि सर्विकल म्यूकस थिक हो गया है और क्या हो गया कि सब यानी प्रेगनेंसी के लिए, यानी अगर प्रेगनेंसी हो गई है फर्टिलाइजेशन तो प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अगर सपोज प्रेगनेंसी नहीं अगर हुई यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उसके बाद वही सब सीन होगा कि कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं रिलीज़ होगा, ये नहीं रिलीज़ होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन, नेक्रोसिस और इस्कीमिया होगा और दोबारा से हमारे पास ये साइकिल ख़त्म होने के बाद यानी इसका जो लास्ट होता है उसको हम इस्कीमिक फेज़ कहते हैं। इस्कीमिक फेज़ के बाद हमारे पास मेंस्ट्रुएशन यानी फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाता है 28 डेज़ के बाद, तो मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके हमने 3 फेजेस पढ़े हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड सेक्रेटरी फेज़, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो हमारे पास एक्चुअल में वो होता है ना, यानी एक्चुअल में जो यूट्रस होती है, सपोज यूट्रस की हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस इतनी होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि ये वाली थिकनेस क्या होता है कि ये वाली थिकनेस ख़त्म हो जाती है, शेड आउट हो जाती है, ठीक है। सपोज ये हम फंक्शनैलिस की बात कर रहे हैं क्योंकि बेज़ेल इसके ऊपर है, ठीक है। तो वो वाली थिकनेस अब प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होती है कि वही वाली थिकनेस वापस आती है, ठीक है, प्रोलिफरेशन होके। और सेक्रेटरी फेज़ में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के लिए जो थिकनेस होती है यानी जो एक्स्ट्रा थिकनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, यानी सेक्रेटरी फेज़ में होती है। सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स यानी जो सेक्रेटरी अपरेटस होता है जिसमें हमारे पास ग्लैंड्स के एसिना या ग्लैंड्स होंगे, वो सब कुछ इस फेज़ में ज़्यादा होता है सेक्रेटरी फेज़ में, जबकि प्रोलिफरेटिव में वही चीज़ वापस आई थी जो उसकी एक्चुअल होती है, ठीक है। तो और मेंस्ट्रुएशन में यही जो फंक्शनल वाली होती है वो शेड आउट होगी, ठीक है, फंक्शनल वाली, और बेज़ेल नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एस्ट्रोजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस कैसे होती है, यानी किस तरह ग्रैनुलोसा सेल में कुछ स्टेप्स होते हैं एस्ट्रोजन सिंथेसिस के और कुछ किस में होते हैं, थीका सेल्स में होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।